Hello friends, my name is Pooja Sharma. I am assistant professor in Biani College. Today my topic is substitution reactions. Substitution reaction in which a group of replaced by another group and reactant is called as substitution reaction. Substitution reactions के अंदर suppose A और B के बीच में कोई बॉन्ड है, इस A और B के बीच में बॉन्ड अगर C ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, तो इस B ग्रुप को C ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो A और C के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और B ग्रुप हमारा अलग हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर जनरली 3 टाइप्स। फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक्स substitution reactions, सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction एंड थर्ड है फ्री रेडिकल substitution reaction। इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction में इलेक्ट्रोफाइल किसी भी कोई भी रिएक्शंस है उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और उसमें से एक ग्रुप जो रिएजेंट का एक ग्रुप है वो रिप्लेस कर देता है। इसी तरह न्यूक्लियोफाइल में रिप्लेसिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल द्वारा किया जाता है। फ्री रेडिकल में लाइट्स के प्रेजेंस में होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने बोला कि 2 तरह से होगी, SN1 और SN2। फर्स्ट हम ले रहे हैं SN1। SN1 का फुल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। तो इसके अंदर SN1 जो है जनरली एल्किल हैलाइड्स के लिए ले सकते हैं। तो इसके अंदर 2 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इसे कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप और सेकंड है बॉन्ड मेकिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एल्किल हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक होता है जिसके कारण कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड जो हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन है, इस स्टेबल कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जिसके कारण हमारा रेसिमी मिक्सचर या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, स्लो स्टेप, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। फास्ट स्टेप और रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन। ठीक है, रिएक्शन इसको हम एक केमिकल रिएक्शन द्वारा देख लेते हैं। R1 R2 R3 तीनों एल्किल ग्रुप किसी कार्बन से अटैच है, एक हैलोजन ग्रुप अटैच है। इस तरह से जो एल्किल हैलाइड है, फर्स्ट एल्किल हैलाइड क्या करता है, कार्बन और हैलोजन के बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो हैलोजन पर ट्रांसफर हो जाते हैं जिसके कारण R1 R2 और R3 कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कार्बोकैटायन प्लेनर ट्रायंगुलर फॉर्म में रहता है। प्लस इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जिसके कारण हमारा रेसिमिक प्रोडक्ट बन जाता है।
से रैसिमिक प्रोडक्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, प्लेनर। प्लेनर ट्राइएंगुलर रिएक्टेंट। फर्स्ट स्टेप एंड ये स्टेप सेकंड। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइन स्टेप, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो कंसंट्रेशन है ओनली और ओनली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में अटैक करता है, इसलिए SN1 को हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस कहते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल हैलाइड की स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड फिर 1 डिग्री। इनकी जो स्टेबिलिटी है, जिनकी जो रिएक्टिविटी है, उनकी स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद 2nd डिग्री और 1st डिग्री। सेकंड है हमारा SN2 मैकेनिज्म, इसे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड्स, जैसे R, C, H, H और ये हमारा कोई लिविंग ग्रुप है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा प्लस न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करता है, और इसके अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसमें न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप पार्शली बॉन्डेड होंगे, और जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो हाईली रिएक्टिव ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और हाईली रिएक्टिव हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो ट्रांजिशन स्टेट हम इसके देखें, रिएक्शन देखो RCS2X, ये एल्किल हैलाइड है। इसकी रिएक्शन हमें किसी न्यूक्लियोफाइल से कराई तो RCHH, ये तो हमारा लिविंग ग्रुप हो गया, और न्यूक्लियोफाइल ने अपोजिट साइड से अटैक कर दिया। तो इस तरह की पार्शली बॉन्डेड लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल पार्शली ट्रांजिशन स्टेट हो गई। ट्रांजिशन स्टेट हाईली रिएक्टिव होती है, तो जनरली फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। R न्यूक्लियोफाइल CS2R, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्स प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इसको वाल्डल इन्वर्जन मैकेनिज्म भी कहते हैं। इसमें अगर रिएक्टिविटी SN2 में अगर हम रिएक्टिविटी देखें तो SN2 में रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होता है, वही ड्यू टू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के कारण। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके अंदर रिप्लेसिंग ग्रुप हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो, इलेक्ट्रोफाइल द्वारा किसी भी ग्रुप को रिप्लेस कर दिया जाए तो उन्हें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। जनरली एरोमेटिक कार्बन्स जो हैं, एरोमेटिक जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। बेंजीन का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। हम जनरली नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शंस देखते हैं। नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन बेंजीन पर नाइट्रोजन की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेशन HNO3 की जब रिएक्शंस कराते हैं तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शंस को हम नाइट्रीकरण कहते हैं या नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कह देते हैं। तो इसका मैकेनिज्म देखें। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शंस कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन का
फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शंस नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कहलाती है। मैकेनिज्म देखें, कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 आपस में रिएक्शंस करके इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल NO2+ इस जगह अटैक करता है और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं, जिसके कारण मोर स्टेबल वीलेंट इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ये मोर स्टेबल वीलेंट इंटरमीडिएट फर्दर नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है प्लस H। इसको हम कहते हैं वीलेंट इंटरमीडिएट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जनरली और भी बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। एस ऑर्बिटल की शेप हम देखें तो एस ऑर्बिटल की शेप बिल्कुल राउंड होती है। इसमें सब जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स होते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस पे इसकी शेप राउंड शेप होती है, एक्स, वाई और जेड। पी ऑर्बिटल का अगर हम डायग्राम देखें तो पी ऑर्बिटल के 3 डायग्राम होते हैं। जनरली इसकी शेप डम्बल शेप होती है। अगर एक्स पे है तो एक्स पे लोब प्रेजेंस होती है, वाई अक्ष पे है तो वाई अक्ष पे डम्बल प्रेजेंस होती है। एक्स पे है तो इसको हम कह देंगे पी एक्स, इसका नाम हो जाएगा पी वाई। और यहाँ पे लोब जो है जेड एक्स पे प्रेजेंस है तो इसका नाम हो जाएगा पी जेड। डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल्स होने की इसकी शेप होती है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई में क्या होता है, डबल डम्बल शेप होती है। तो एक्स और वाई, ये दोनों डम्बल एक्स और वाई अक्ष के बीच में प्रेजेंस होते हैं, इसलिए इसका नाम डी एक्स वाई होता है। डी वाई जेड में दोनों डम्बल वाई और जेड ऑर्बिटल के बीच में प्रेजेंस होते हैं, इसलिए इसका नाम डी वाई जेड होता है। और डी जेड एड के अंदर ये दोनों डम्बल जेड और एक्स ऑर्बिटल के बीच में प्रेजेंट, एक्स एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम डी जेड एक्स होता है। जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो लूप्स होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है, एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे प्रेजेंस होती है। और डी जेड स्क्वायर में दो ओनली जेड एक्सिस पे प्रेजेंस होती है, इसलिए इसका नाम डी जेड स्क्वायर रखा गया है। इनमें जो लोब्स होती है वो बिटवीन द एक्सिस होती है, उसमें अलॉन्ग द एक्सिस होती है। इन्हें इसलिए T2G और इनको EG ऑर्बिटल्स कहा गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।